चलिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विषय भूगोल में चौथा चैप्टर चल रहा है जलवायु। उसमें फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था, सेकंड पार्ट है जलवायवी नियंत्रण। कैसे क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या होता है, कैसे होते हैं, इसको पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 अक्षांश, ठीक। दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया ऊंचाई। तीसरी हो गई वायु दाब व पवन तंत्र। चौथा होगा समुद्र से दूरी, और फिर महासागरीय धाराएं हो गई, और छठी जो हो गई उच्चावच लक्षण, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ सामान्यतः घटता चला जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तब वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। समझ गया? जब ऊंचाई की ओर जाओगे तो तापमान घटता जाएगा। इसी कारण पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी क्या होती है, ठंडी होती हैं। समझा गया? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वह गर्मी के मौसम में भी क्या होती है, ठंडी। जितना ऊंचाई पर जाओगे पृथ्वी की सतह से उतना उधर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है, ठीक। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब व पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। यह महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म तथा सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा कहलाती है, ठीक है। महाद्वीपीय अवस्था कहलाती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली धाराओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र जहां ठंडी अथवा गर्म धाराएं बहती हैं एवं वायु की दिशा समुद्र के से तट की ओर होती है तो वह तट ठंडा या गर्म हो जाएगा, ठीक है। समझे? देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचाई वाले पर्वत गर्म या ठंडी वायु को अवरोधित करते हैं, रोकते हैं। अगर उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले पवनों को रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तब ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यानी पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, ठीक। आगे देखिए, भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं जो उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक। देखिए क्या है कि कर्क वृत्त भारत के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो उपोष्णकटिबंधीय है। इस प्रकार देश की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। समझ में आ गया? अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई क्या है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है, यानी हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। समझा गया? जो इसकी उपस्थिति के कारण मतलब है कि मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं जो भारत में नहीं आ पाती हैं। समझा गया? ये भी एक कारण है हिमालय का। फायदा है भाई कि भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको रोकता है भाई, ठीक है। यानी भारत उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक। नहीं, ठंडी जो होंगी हवाएं वो जो मध्य एशिया से आती हैं उनको रोकता है। तो हिमालय, अच्छा, इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में जो ठंड होती है वो कम पड़ती है, ठीक। आगे देखिए, आगे है हमारा वायुदाब एवं पवन, ठीक। वायुदाब पवन क्या है? भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब तथा धरातली पवनें, ठीक है।
और ऊपरी वायु परिसंचरण एवं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हमारे देश उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी भूगोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से पैदा होती हैं। ये दक्षिण की ओर प्रवाहित कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। स्थलीय भागों पर उत्पन्न होने व बहने के कारण इन पवनों में नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसी कारण इन पवनों के द्वारा वर्षा कम अथवा नहीं होती। अतः भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। ठीक, देखिए क्या होता है कि कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ बल को जो होता है कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, या फेरेल का नियम भी कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज हम बस इतना ही। ठीक, तो इतना समझिए, और अगर इसमें जो क्वेश्चन मिलते जाते हैं भाई उसको करते जाओ तो सही रहेगा। ठीक है, तो समझ में भी आएगा। थैंक यू।